हेलो दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने इंडिया के ऑटो एंसिलरी बिजनेस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे वीक मार्जिन्स, स्ट्रिक्ट डिलीवरी ऑब्लिगेशंस और केपेक्स रेवेन्यू में कई सालों का गैप। लेकिन पिछले कुछ सालों में इंडिया के ऑटो एंसिलरीज में बहुत तेज ग्रोथ हुई है। फाइनेंशियल ईयर 22 से 23 तक इंडस्ट्री पूरे 33% बढ़ा और 5.59 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंचा। ये इस इंडस्ट्री का आज तक का फास्टेस्ट ईयरली ग्रोथ था। 2020 से इंडस्ट्री का रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हुआ और लगभग 6.7 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंचा। इनफैक्ट फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकेंड क्वार्टर में दो कंपनीज उनो मिंडा और सोना कॉमस्टार ने अपने बेस्ट क्वार्टरली रेवेन्यूज भी रिपोर्ट किए। ऐसा ग्रोथ बिना स्ट्रक्चरल चेंज के बहुत रेयरली होता है और फिलहाल इंडियन ऑटो एंसिलरीज ऐसे बहुत सारे चेंजेस से गुजर रहे हैं। इसके कारण ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री तक का एनवायरनमेंट बदल रहा है। इन चेंजेस से कुछ रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट दोनों जुड़े हुए हैं और इंडियन सप्लायर्स सबसे फायदेमंद पोजीशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन चेंजेस का सोर्स क्या है, इन चेंजेस के अपॉर्चुनिटीज और रिस्क्स क्या हैं? आज के वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सबसे पहले हम इस इंडस्ट्री पे China+1 स्ट्रैटेजी, प्रीमियमाइजेशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंपैक्ट देखेंगे। एंड में हम इस इंडस्ट्री के प्लेयर्स के डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी को भी समझेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले China+1 स्ट्रैटेजी का इंपैक्ट समझते हैं। पिछले 5 सालों में ग्लोबल ट्रेड पे मल्टीपल फैक्टर्स का इंपैक्ट पड़ा है। इन फैक्टर्स में से एक है यूएस चाइना का ट्रेड वॉर। कोविड-19 है इसका दूसरा फैक्टर। पैंडेमिक के दौरान कई सप्लाई चेन्स पूरी तरह रुक गए थे। वेस्टर्न ऑटोमेकर्स ने तब डिसाइड किया कि उनका चाइना पे डिपेंडेंस बहुत हाई है और इन्होंने एक्टिवली डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। इंडिया चाइना का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव था। यहाँ वेस्टर्न ऑटोमेकर्स को चीप लेबर, एक बड़ा डोमेस्टिक ऑटो मार्केट और एक एस्टैब्लिश्ड एंसिलरी इकोसिस्टम मिला। इंडियन ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री हमेशा से ही डोमेस्टिक ट्रेड पे फोकस्ड रहा है, लेकिन वेस्टर्न ऑटोमेकर्स के शिफ्ट के कारण ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो हुआ। पैंडेमिक के बाद से एक्सपोर्ट्स बहुत तेजी से बढ़े। फिलहाल ये 2.1 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच चुका है। यूएस डिमांड का सबसे बड़ा सोर्स है, लेकिन यूरोप और एशिया का शेयर भी काफी बड़ा है। इस शिफ्ट के कारण इंडिया का ऑटो कंपोनेंट्स का हिस्टोरिकल ट्रेड डेफिसिट ट्रेड सरप्लस में बदल गया है। कई सालों से इस एक्सपोर्ट बूम का कारण प्रोडक्ट इनोवेशन नहीं था, बल्कि चीप लेबर और दूसरे प्रोसेसेस में कॉस्ट सेविंग्स थे। इंडियन कंपनीज को ऑर्डर इसलिए मिलते थे क्योंकि ये सस्ते थे। लेकिन अब ये भी बदल रहा है और यहीं ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री का दूसरा ट्रेंड आता है, प्रीमियमाइजेशन। इंडियन कंज्यूमर्स अब बेयर मिनिमम फीचर्स वाले यूटिलिटी व्हीकल्स नहीं खरीद रहे हैं। अब इंडियन कस्टमर्स को ऐसे कार्स चाहिए जिनमें एडवांस्ड इंफोटेनमेंट, ADAS सेंसर्स, अच्छे इंटीरियर्स, इनबिल्ट डैश कैम्स और कई दूसरे फीचर्स हों। ये प्रीमियमाइजेशन वेव इनके कंपोनेंट्स के सप्लायर्स को भी बदल रहा है। अब ये सिंपल कमोडिटाइज्ड गुड्स की जगह हायर वैल्यू और पॉसिबली हायर मार्जिन गुड्स बेचना चाहते हैं। ऑटो एंसिलरीज के पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि ऑटो एंसिलरी एक स्टिकी बिजनेस होता है। ऑटो मेकर्स अपने सप्लायर्स लॉक इन करने के बाद इन्हें बदलना नहीं चाहते। सप्लायर्स को इससे काफी फायदा हुआ है। ये डीकैल्स या पेंट्स जैसे सिंपल प्रोडक्ट से शुरुआत करते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स जैसे एडवांस इंटीरियर्स में शिफ्ट कर लेते हैं। इस अपसेलिंग और बंडलिंग के कारण कुछ एंसिलरी कैटेगरीज में किट वैल्यू पर व्हीकल में 3 to 4 टाइम्स का ग्रोथ आया है। जैसे SJS एंटरप्राइजेस की बात करें तो कंपनी ने अपना कंटेंट पर कार 1200 रुपीज से 3500 रुपीज तक बढ़ा लिया है। वैसे ल्यूमैक्स ऑटो बस एक प्लास्टिक असेंबलर से महिंद्रा के कॉकपिट्स डिजाइन करने में अपग्रेड कर चुका है और उनो मिंदा 500 रुपीज के हैलोजन बल्ब से 10,000 रुपीज से ज्यादा के LED सेटअप्स में ग्रो कर चुका है। लेकिन कंपनीज बस बेटर पार्ट्स नहीं बेच रहे हैं, ये IP या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लैडर में भी ऊपर चढ़ रहे हैं। ट्रेडिशनली इंडियन सप्लायर्स फॉरेन फर्म्स के लाइसेंस डिजाइन्स के हिसाब से ही प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते थे, लेकिन अब ये अपने खुद के डिजाइन्स भी डेवलप कर रहे हैं। जैसे सोना कॉमस्टार के पास गियर डिजाइन और सॉफ्टवेयर के की IPs हैं। कुछ केसेस में कंपनीज खुद प्रोडक्ट्स इन्वेंट नहीं करते, वो इन्हें कहीं और से अक्वायर करते हैं। जैसे इंडिया के सबसे बड़े एंसिलरी संवर्धना मदरसन ने जर्मनी बेस्ड डॉक्टर श्नाइडर को 2023 में अक्वायर किया। इससे संवर्धना मदरसन को हाई एंड इंटीरियर लाइटिंग से रिलेटेड 200 से ज्यादा पेटेंट्स मिल गए। तो अब तक तो इंडियन ऑटो एंसिलरी के लिए सिचुएशन काफी अच्छा रहा है, लेकिन ये इस इंडस्ट्री का स्ट्रॉन्ग पोजीशन पेट्रोल और डीजल पे चलने वाले ICE या इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल्स के थ्रू बना है। लगभग सारे वेस्टर्न ऑटोमेकर्स भी फिलहाल ICE कार्स पे ही डिपेंड करते हैं और यहीं आता है इस इंडस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल चेंज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। लेकिन EVs के कारण क्या चेंजेस आ सकते हैं? देखो,
ईवीज को आईसी कार से कम मैकेनिकल पार्ट्स की जरूरत होती है। कोई इंजन नहीं होते, कोई मल्टी गियर ट्रांसमिशन नहीं होते और ओवरऑल कम मूविंग कंपोनेंट्स होते हैं। कई इंडियन सप्लायर्स ने अपना बिजनेस इन प्रोडक्ट्स पे ही बनाया, लेकिन ईवीज को इन पार्ट्स की कम जरूरत होती है। बल्कि ईवीज आईसीज से कई ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करते हैं। ईवीज की तरफ शिफ्ट खास करके एक्सपोर्ट मार्केट में इंडिया को चाइना से कम अट्रैक्टिव बना सकता है। और ये थ्रेट बस आउटडेटेड हो जाने का नहीं है। ईवीज पे शिफ्ट चाइना को वापस ऑटो वैल्यू चेन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बना देगा। इसके कारण चाइना पे वापस डिपेंडेंस भी बन सकता है। बस इस बार ऑटो पार्ट्स की जगह अब डिपेंडेंस फुल्ली असेंबल्ड कार्स के लिए होगा। इनफैक्ट इंडिया के इंडस्ट्री के मैच्योरिटी के बावजूद हमारे ऑटो कंपोनेंट्स का लगभग 30% चाइना से ही इंपोर्ट होता है। लेकिन इंडियन एंसिलरीज इस चैलेंजेस से पीछे नहीं हटे। इनफैक्ट ये लोग तेजी से अडाप्ट कर रहे हैं। सोना कॉमस्टार का एग्जाम्पल लेते हैं। कंपनी इनिशियली आईसी व्हीकल्स के लिए ट्रांसमिशन गियर और एक्सल बनाती थी, लेकिन अब कंपनी ईवी स्पेसिफिक ड्राइवलाइन प्रोडक्ट्स में शिफ्ट कर रही है, जैसे ई एक्सल्स, मोटर शाफ्ट्स और हब मोटर्स। कंपनी अब अपने रेवेन्यू का लगभग 30% बैटरी ईवी व्हीकल से ही कमाती है और ग्लोबल ईवी मार्केट्स को प्रोडक्ट्स भी सप्लाई करती है। कंपनी ने एक फेराइट बेस्ड मोटर भी डिजाइन किया, जिससे रेयर अर्थ मैग्नेट्स पे डिपेंडेंस कम हो सके। ये एक इंपॉर्टेंट इनोवेशन है क्योंकि चाइना के पास रेयर अर्थ मैग्नेट्स के सप्लाई में मोनोपोली है। इनफैक्ट इंडियन सप्लायर्स चाइनीज सप्लायर्स के साथ भी काम करने को तैयार हैं ताकि ये ईवी कंपोनेंट्स को मास्टर कर सकें। जैसे उनो मिंडा ने चाइनीज ऑटोमेशन फर्म इनोवेंस के साथ स्पेशलाइज्ड ईवी पार्ट्स बनाने के लिए जॉइंट वेंचर साइन किया है। अमारा राजा और एक्साइट जैसे इंडियन बैटरी फर्म्स भी चाइनीज फर्म्स के साथ काम कर रहे हैं। पहले वेस्टर्न ओईएम्स ने चाइना से डाइवर्सिफाई करने के लिए इंडिया को चुना, लेकिन अब इंडियन सप्लायर्स ही चाइनीज ऑटोमेकर्स के साथ काम करना चाहते हैं या इन्हें प्रोडक्ट सप्लाई तक करना चाहते हैं। लेकिन इन कोलैबोरेशंस पे स्क्रूटिनी भी बहुत होता है। जैसे सोना कॉमस्टार का जिन्नाइट मशीनरी के साथ पार्टनरशिप जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स के कारण रोक दिया गया था। ईवीज में शिफ्ट के कारण एक और ऐसा सिचुएशन वापस आ रहा है जिसे आईसी कार्स पीछे छोड़ चुके थे, और वो है वर्टिकल इंटीग्रेशन। ऑटो एंसिलरी के पहले वीडियो में हमने ये कवर किया था कि ऑटो इंडस्ट्री काफी फ्रैगमेंटेड है। एक अकेली कंपनी के पास एंड टू एंड कंट्रोल होने की जगह अलग अलग कंपनीज अलग अलग पार्ट्स बनाते हैं। लेकिन ईवीज के केस में ये ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। जैसे BYD अपने व्हीकल कंपोनेंट्स का लगभग 75% इंटरनली ही बनाती है। इससे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स कम हो जाते हैं। आईसीज में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ईवीज में वर्टिकल इंटीग्रेशन के कारण काफी कॉस्ट एडवांटेज जनरेट हो रहा है। लेकिन अगर वर्टिकल इंटीग्रेशन आईसीज के साथ काम नहीं करते तो ये ईवीज के लिए कैसे काम कर सकते हैं? देखो, ईवीज में कम पार्ट्स होते हैं तो आउटसोर्स करने का काम भी कम हो जाता है। इनफैक्ट ईवीज का बैटरी, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, यही ईवी के कॉस्ट का लगभग 40% होता है। तो सिर्फ बैटरी मैन्युफैक्चर कंट्रोल करके ही कंपनी को बहुत बड़ा कॉस्ट एडवांटेज ऑलरेडी मिल जाता है। अब इसका इंडियन एंसिलरीज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये तो अभी भी अनक्लियर है। अगर इंडियन ऑटोमेकर्स को ईवीज बनाने में एक्सपर्टीज मिल जाता है तो क्या ऑटो एंसिलरीज पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, खास करके उन एंसिलरीज पे जो ईवी कंपोनेंट्स ही बनाते हैं? शायद ऐसा ना हो। चाइना में कई प्लेयर्स हैं जो सिर्फ ईवी कंपोनेंट्स ही सप्लाई करते हैं, लेकिन ये फिर भी एक सोचने वाली बात है। कुछ इंडियन कंपनीज इस एरिया में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जैसे ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया की बात करें तो कंपनी चैसी सिस्टम्स और स्टील ट्यूब्स बनाती है। कंपनी ने रिसेंटली टीआई क्लीन मोबिलिटी के अंडर अपना इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर ब्रांड लॉन्च किया। इस ब्रांड के साथ कंपनी इलेक्ट्रिक ट्रक्स और इवन ट्रैक्टर्स में एक्सपैंड करने का प्लान कर रही है। साथ ही साथ कंपनी ने एक इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म भी एक्वायर कर लिया है ताकि इसके पास ईवीज के लिए ईजी और कैप्टिव सप्लाई हो। ये एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का केस है जहां कंपोनेंट मेकर डिसाइड करता है कि ये खुद व्हीकल बनाना चाहता है और इसके लिए पार्ट्स का सप्लाई सस्ते में अक्वायर करता है। इंडिया के ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री का लास्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड है डाइवर्सिफिकेशन। ये ट्रेंड इंडस्ट्री प्लेयर्स के बेट्स हेज करने का एक तरीका है। पिछले ऑटो एंसिलरी वीडियो में हमने देखा था कि कैसे ऑटो एंसिलरीज, ऑटो मेकर्स, ज्योग्राफीज और इवन दूसरे इंडस्ट्रीज में डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्लेयर्स अब डिफेंस, हेल्थ केयर और दूसरे इंडस्ट्रीज में भी एंटर कर रहे हैं। इस बिजनेस के स्टिकीनेस और लो मार्जिन के कारण डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू प्लेयर्स खुद को स्ट्रांग बना सकते हैं। मदरसन जैसे बड़े प्लेयर्स ये समझते हैं और ये इनके बिजनेस में भी दिखता है। ईवीज और आईसीज में से कोई भी टेक्नोलॉजी पूरी तरह डोमिनेंट नहीं है, इसलिए इन दोनों के बीच हेज करना जरूरी है। फ्यूचर में किसी एक सिस्टम के डोमिनेंस के पॉसिबिलिटी के लिए प्रेजेंट में दूसरे सिस्टम को पूरी तरह छोड़ देना अच्छा आइडिया नहीं है। ऑटो एंसिलरीज पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल के थ्रू भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। पीवीज और सीवीज दोनों व्हीकल टाइप्स को सेम पार्ट्स के लिए अलग अलग कस्टमाइजेशंस की जरूरत होती है। जैसे किसी कार्गो ट्रक का सस्पेंशन किसी फैमिली एसयूवी के सस्पेंशन से काफी अलग होगा।
साथ ही साथ इन दोनों व्हीकल टाइप्स के बिजनेस साइकिल्स भी अलग काम करते हैं। अगर कंज्यूमर डिमांड वीक होता है तो पीवी सेल्स भी कम हो जाते हैं, लेकिन इस सेम टाइम पे स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के कारण सीवी डिमांड बढ़ सकता है। और इस क्वार्टर भारत फोर्ज के बिजनेस के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। कंपनी के अमेरिकन सीवी मेकर्स को एक्सपोर्ट्स कम थे, लेकिन पीवी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइन में ग्रोथ के कारण ये फॉल सेट ऑफ हो गया। ऑटो एंसिलरीज टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स के थ्रू पीवी स्पेस के अंदर भी हेजिंग कर रहे हैं। यूजुअली टू व्हीलर्स रूरल इकोनॉमी का प्रॉक्सी होते हैं, तो अगर रूरल इंडिया में ग्रोथ आता है जब अर्बन फोर व्हीलर्स का डिमांड वीक हो, तो जो फर्म दोनों मार्केट्स में ऑपरेट करता है वो अपने हेजिंग का फायदा ले पाएगा। इनफैक्ट उनो मिंदा का बिजनेस टू व्हीलर और फोर व्हीलर में इवनली स्प्लिट है। पिछले 10 सालों में इंडियन ऑटो एंसिलरी बिजनेस काफी बदला है। यह अब एक लो कॉस्ट बिल्ड टू प्रिंट या क्लाइंट के डिजाइन तक लिमिटेड सप्लायर्स नहीं है। ये ग्लोबली एक्सपैंड कर रहे हैं, R&D में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ईवी कंपैटिबल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और वैल्यू लैडर पे ऊपर भी चढ़ रहे हैं। लेकिन इस स्पेस में रिस्क्स भी हैं। जो ईवी ट्रांजिशन कंपनीज को अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, वही लेगेसी प्रोडक्ट लाइंस के लिए एक थ्रेट भी है। साथ ही साथ चाइना पे क्रिटिकल इनपुट्स के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंस भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपको क्या लगता है, क्या आईसीज के पार्ट मेकर्स अब आउटडेटेड हो जाएंगे? क्या ईवी ऑटो मेकर्स और पार्ट मेकर्स सेम मार्केट में ही एग्जिस्ट कर पाएंगे? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक से वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये हमारे इंडियन ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री ब्रेकडाउन का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे भी जरूर देखना। अगर ये वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।